Student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to study a next question of the legal and constitution history of India, that is Government of India Act 1935. तो आपने लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 1909 पढ़ा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 पढ़ा। अब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ेंगे। ये सबसे बिगेस्ट एक्ट था जो कि ब्रिटिशर्स के जाने से पहले इंडिया में था, और इसमें जो है बहुत सारे प्रोविज़न जो थे इंडियन की ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन यहाँ पे की थी। डीआरकी जो थी वो सेंट्रल लेवल पे इंक्लूड की गई थी, प्रोविंशियल लेवल पे अभी ये ख़त्म कर दी गई थी। तो बड़े सारे सुधार जो इसमें करने की कोशिश की गई थी। तो लास्ट टाइम मैंने आपको 1919 वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बताया था कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म जब वहाँ पे बनाए गए तो वहाँ पे एक चीज़ बोली थी कि 10 साल के अंदर एक कमीशन अपॉइंट किया जाएगा और ये कमीशन देखेगा कि और क्या सुधार हो सकते हैं, कौन कौन से लॉ जो इंडियंस को चाहिए। तो 1930 के आसपास जो है एक साइमन कमीशन की अपॉइंटमेंट की जाती है, जैसे कि आपने सुना भी होगा उस कमीशन के बारे में। उसका काम यही था कि इंडिया में 1919 के अंदर जो चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू जो सुधार हुए थे उसमें और क्या क्या सुधार हो सकता है, इससे रिलेटेड रिपोर्ट जो है बनाना, और रिपोर्ट जो है ये कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगा। तो जब साइमन कमीशन की अपॉइंटमेंट हुई तो इंडियन इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। उसका कारण क्या था कि यहाँ पे कोई भी इंडियन मेंबर यहाँ पे नहीं था। इससे जो है इंडियन कांग्रेस ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा धरने डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हुई। लाला लाजपत राय का आपने सुना होगा, उसी में डेथ हुई थी। उसके बाद फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बोला कि चलो ठीक है, आप बताइए कि क्या आप इंडिया के लिए एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। तो इंडियन कांग्रेस ने ये जो है चैलेंज एक्सेप्ट किया और वहाँ पे उनको बोला गया कि आप भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, और जब हम जो सुधार जो है साइमन कमीशन के सुधार हैं, आपके सुधारों को भी देख लेंगे और उसको जो है इंक्लूड करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने भी एक कमेटी अपॉइंट की जिसके हेड मोतीलाल नेहरू थे, और उसको जो है नेहरू रिपोर्ट जो है हमारी हिस्ट्री में बोला जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। और बड़े सारे सुधार जो है उन्होंने वहाँ पे सजेस्ट किए। अब जब कांग्रेस पार्टी ने जब सुधार वहाँ पे सजेस्ट किए तो मुस्लिम लीग वहाँ पे नाराज़ हो गया। उनको लगता था कि कांग्रेस पार्टी जो है मुस्लिमों के बारे में नहीं सोचेगी, तो वहाँ पे 14 पॉइंट जिन्ना के भी वहाँ पे डालेगी। उसने भी अपनी रिपोर्ट वहाँ पे दी। और इसी तरह से 1930 के बाद आपने गोलमेज सम्मेलन सुने होंगे, तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट और 14th फार्मूला ऑफ जिन्ना, इन सभी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो इंग्लैंड में हुई, उसके बाद जो है फाइनली 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वहाँ पे पास हुआ। तो इसको हम देखेंगे यहाँ पे द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन लॉ, वन मोर लैंडमार्क इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लैंडमार्क इसमें कोई डाउट नहीं है। दिस एक्ट वाज पास्ड ऑन द बेसिस ऑफ बिल इंट्रोड्यूस आफ्टर द इनकॉर्पोरेटिंग एंड रिकमेंडेशन ऑफ द जॉइंट सेलेक्ट कमेटी चेयर्ड बाय द लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो की चेयरमैनशिप में ये जो था बिल बना था। It was recommended in this report that the federation could be established by the crown only when the rulers of the state representing not less than one half of the total state signify their assent to the exceed the federation। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है इंडिया को फेडरेशन बनाने की कोशिश की गई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फेडरेशन बनाने की कोशिश यहाँ पे की गई थी। ये फेडरेशन क्या होता है देखिए, आज़ादी से पहले इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड था। एक ब्रिटिश इंडिया था और एक प्रिंसली इंडिया था। प्रिंसली इंडिया में वहाँ पे राजा थे और उनका अपना सिस्टम था, और दूसरा ब्रिटिश इंडिया था जहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत साथ में चलती थी। तो ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कि इन दोनों को आपस में ज्वाइंट करने का डिसीजन लिया, प्रिंसली गवर्नमेंट को और ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश एरिया को। इसी को हम जो है यहाँ पे फेडरेशन जो है बोलते हैं। देखिए मेन प्रोविज़न क्या था, प्रेम्बल। तो देखिए 1935 का जो एक्ट था इसमें कोई भी प्रेम्बल नहीं रखा गया। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में नहीं बताया था 1919 वाले इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के अंडर जो प्रेम्बल था, लेकिन 1935 वाले एक्ट में प्रेम्बल वहाँ पे नहीं था। सेकंड यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट ऑल इंडिया फेडरेशन, ये तो मैंने आपको पहले बताया। अब इंडिया में एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की कोशिश की गई। प्रिंसली स्टेट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ टू रिमूव द डिससेटिस्फैक्शन द इंडियन एंड टू मेंटेन द पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ द इंडिया। A provision was made in the act of establishment an Indian federation composed the governor province, देखिए गवर्नर प्रोविंस
हर एक प्रोविंस में एक गवर्नर होता था एंड चीफ कमिश्नर ऑफ द प्रोविंस और इन द ब्रिटिश इंडिया। तो चीफ कमिश्नर प्रोविंस इन ब्रिटिश इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द प्रोविंस जो मिलके जो है एक जो है फेडरेशन बनाएंगे। लेकिन जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी उनके लिए ये ऑब्लिगेटरी नहीं किया गया, उनके लिए ये ऑप्शनल किया गया कि वो इंडियन जो ब्रिटिश फेडरेशन के साथ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जुड़ना चाहते हैं या ब्रिटिश इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं या नहीं जुड़ना चाहते हैं। नेक्स्ट आपके पास डायरची ऑफ द इन द सेंटर। पहले डायरची जो थी, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, वो पहले प्रोविंशियल लेवल पे था। प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नर की काउंसिल और गवर्नर की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, उनमें वहाँ पे मैटर रिजर्व थे, उसमें रिजर्व मैटर थे और ट्रांसफर मैटर थे। अब ये सारा सिस्टम जो है सेंट्रल लेवल पे ले, अब सेंटर में आपको पता वहाँ पे क्या था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी और काउंसिल ऑफ द स्टेट थी। अब ये सिस्टम जो था वहाँ पे रख दिया गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट ऑफ काउंसिल में जो है डायरची सिस्टम वहाँ पे रख दिया। वहाँ पे जो है पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी गई और यहाँ पे जो काउंसिल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसको जो है सारे रिजर्व मैटर दे दिए गए, जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल जो थी वो लॉ बनाती थी, जिसमें डिफेंस के मैटर हो गए, फॉरेन अफेयर्स के मैटर हो गए, माइनिंग से रिलेटेड मैटर हो गए और जितने भी ट्रांसफरिंग मैटर थे जिसमें एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हॉस्पिटल वगैरह, ये सारा काम जो है। तो ये जो डायरची पहले जो थी, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो प्रोविंशियल लेवल पे था, अब वो सेंट्रल लेवल पे उन्होंने कर दिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस द डायरची इन द सेंटर, although it was opposed by the Simon Commissioner. The act dissolved the long established unit of the government of India represented by the Governor General in the council and established a diarchy in the place. The federal subject divided into three part, यहाँ पे three part बनाए गए, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व, दो तरीके के पार्ट होते थे, एक रिजर्व मैटर होते थे, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होते थे। द रिजर्व सब्जेक्ट वर टू एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर जनरल, वेयर एज द ट्रांसफर सब्जेक्ट वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर जनरल विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बनी थी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, गवर्नर जनरल उनकी सहायता से ट्रांसफर मैटर में लॉ बनाता था और गवर्नर जनरल जो फ्री था, ये जो फॉरेन मैटर्स होते थे, डिफेंस के मैटर होते थे, जो कि रिजर्व मैटर होते थे, जहाँ पे देश की सुरक्षा के लिए मामला है, वहाँ पे गवर्नर जनरल डायरेक्ट लॉ जो है वो बनाता था। इस तरीके से उन्होंने डायरची सिस्टम जो है सेंट्रल लेवल पे कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल लेवल पे अब आपको डायरची सिस्टम उन्होंने हटा दिया और द एक्ट साउट टू एब्लिश द डायरची इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वाज रिमूव्ड। अब जो प्रोविंशियल लेवल पे जो ट्रांसफर्ड और रिजर्व मैटर थे वो उन्होंने सेंटर में शिफ्ट कर दिए, अब ये बिल्कुल फ्री हो गए। और यहाँ पे जो है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविंसेस, द गवर्नर वाज टू बी एडेड एंड एडवाइज बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब गवर्नर स्टेट प्रिंसली मैटर में क्या होता था, वहाँ पे जो गवर्नर होता था और उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी उसकी हेल्प से फैसले जो है लिए जाते थे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ टू माइनॉरिटी, जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू जो माइनॉरिटी से रिलेटेड जो एक्ट वहाँ पे बहुत सारे बनाए गए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, बहुत सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, अब यहाँ पे एक फेडरल कोर्ट भी बनाएगी। हाई कोर्ट तो आपको पता पहले ही थी, बॉम्बे, मद्रास, इलाहाबाद में हाई कोर्ट पहले थी, इनसे ऊपर एक फेडरल कोर्ट बनाएगी। अगर दो स्टेट्स के बीच में, प्रिंसली स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता था तो वो फेडरल कोर्ट डिसाइड करेगा। अब यही फेडरल कोर्ट आगे जाके क्या बनी, सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया में बन जाती है। इसके अलावा सुपरमेसी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, अभी भी जो सुपरमेसी थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की थी। जो भी लॉ इंडिया में बनता था उसको जो है जो भी लॉ इंडिया में बनता था उसको पास कराना पड़ता था ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ये बताया गया यहाँ पे। इसके अलावा इलेक्शन सिस्टम को देख लेते हैं। तो इलेक्शन सिस्टम यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज वोटिंग राइट एंड कम्युनल इलेक्शन सिस्टम वर वाइडली इन्हेंस इन दिस एक्ट। तो अब यहाँ अभी भी यहाँ पे जो इलेक्शंस होते थे वो कम्युनल इलेक्शन ही थे। द फेडरल लेजिस्लेटिव कंसिडर्ड ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट, अब यहाँ पे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी और काउंसिल ऑफ स्टेट थी वहाँ पे मेंबर को बढ़ा दिया। काउंसिल ऑफ स्टेट में जो है 270 मेंबर यहाँ पे कर दिए गए और फेडरल असेंबली में 375 मेंबर जो है यहाँ पे। फेडरल असेंबली जिसको जो है अब पहले जिसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता था, अब उसको जो है फेडरल असेंबली यहाँ पे बोला जाने लगा।
तो फेडरल असेंबली के लिए 375 सीट्स रिजर्व कर दी गई और जो है काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए यहाँ पे 270 सीट जो पहले कर दी, पहले जो 140 और 70 थी जो आपने पीछे 1990 वाले एक्ट में आपने पढ़ा। इसके अलावा डिवीजन ऑफ द पावर, तो पावर की यहाँ पे डिवीज़न कर दी गई। थ्री टाइप ऑफ लिस्ट यहाँ पे बनाएगी, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट में गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल जो है लॉ बनाती थी। प्रोविंशियल लिस्ट में गवर्नर और उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी वो लॉ बनाती थी। प्रोविंशियल लेवल पे जितने प्रोविंसेस इंडिया में थे, जो स्टेट थे जो थे, और कंकरेंट लिस्ट में थी। कंकरेंट लिस्ट में जैसे आज इंडिया में होता है जहाँ पे दोनों प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी और फेडरल गवर्नमेंट भी जो है लॉ बना सकती थी। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है तो फिर फेडरल लॉ की ही कोई सुपीरियर वहाँ पे माना जाएगा। 59 सब्जेक्ट वर इंक्लूडेड इन द फेडरल लिस्ट, 54 सब्जेक्ट इन द प्रोविंशियल लिस्ट एंड 36 इन द कंकरेंट लिस्ट। रेसिडुअल पावर वर वेस्टेड इन द गवर्नर जनरल। इसके अलावा और कोई मैटर है जिसको इन तीनों लिस्टों में नहीं लिखा गया, उस पर लॉ बनाने का राइट किसको दिया गया? गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल को दिया गया, जिसको फेडरल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेशन इन द स्पेयर ऑफ द कंकरेंट लिस्ट। और यहाँ पे फेडरल और प्रोविंशियल लेजिस्लेशन जो थी वो कंकरेंट लिस्ट दोनों पे जो है लॉ बना सकते हैं, जैसे आज इंडिया में है। इसके अलावा एबोलिश ऑफ द इंडियन काउंसिल, एबोलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल कर दिया गया। देखिए पहले आप गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल पढ़ रहे थे, वाइसराय उसकी काउंसिल, अब 80 साल के बाद जो है इसको ख़त्म कर दिया गया था। जिसको मैंने बताया था 6 मेंबर वहाँ पे होते थे, उसको वहाँ पे उन्होंने ख़त्म कर दिया था। इसके अलावा स्टेटस ऑफ द बर्मा, बिरार एंड एदान, तो बर्मा को 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू जो है इंडिया से अलग कर दिया गया, और इसके साथ बिरार और एडान को भी जो है इससे अलग कर दिया गया। पावर्स ऑफ गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल की पावर सबसे ज़्यादा थी, वो एक सुप्रीम हेड था और उसको सभी पावर्स थी। देखिए सुप्रीम स्टेटस वाज गिवन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन हेड उसको माना गया। लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी उसको दी गई, वो कोई भी ऑर्डिनेंस अध्यादेश पास कर सकता था। इसके अलावा रेसिडरी पावर्स भी सारी उसको दी गई। ही वॉज ऑथराइज टू अपॉइंट द डिसमिस, किसी भी मिनिस्टर को अपॉइंट और डिसमिस कर सकता था। चीफ कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कर सकता था। जितने भी मेंबर थे पब्लिक सर्विस कमीशन के, जितने भी मेंबर थे उनकी सैलरी, टेन्योर, सर्विस को, टर्म्स को, कंडीशन को, सर्विस ऑफ कंडीशन को फिक्स कर सकता था। किसी को लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी को समन, प्रोवेज और डिसॉल्व, लेजिस्लेटिव असेंबली को कभी भी डिसॉल्व कर सकता था। अनवांटेड बिल को कभी भी होल्ड कर सकता था। एमरजेंसी सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन को, जो 1935 वाला जो ये पूरा एक्ट है, इसको एमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड कर सकता था। टैक्स की एक्सपेंडिशन वहाँ पे कर सकता था, टैक्स को बढ़ा सकता था, किसी भी मैटर पे टैक्स जो है लगा सकता था, और डिस्क्रिप्शन पे वो फंक्शन जो है वहाँ पे कर सकता था। इस तरीके से गवर्नर जनरल को ही सारी यहाँ पे पावर थी। हेड जो था वो गवर्नर जनरल था हर एक मैटर में। इवैल्यूएशन करें हम इसमें, तो यहाँ पे स्टिल जो है कॉमन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेलीगेशंस ऑफ द पावर, गवर्नर जनरल को और गवर्नर को प्रोविंशियल लेवल पे और गवर्नर जनरल को सेंट्रल लेवल पे, फेडरल लेवल पे बहुत ज़्यादा पावर दी गई, जो सबसे बड़ा जो है यहाँ पे एक डिमेरिट था। दूसरा, ऑल इंडिया फेडरेशन तो बनाया गया था ताकि जो प्रिंसली स्टेट हैं वो ब्रिटिश इंडिया में शामिल हो सके, लेकिन कोई भी प्रिंसली स्टेट जो है इंडियन सिस्टम में जो है इंडियन गवर्नमेंट के साथ, इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ज्वाइंट नहीं हुई यहाँ पे, तो फेडरेशन वार जो है उसका कोई फ़ायदा यहाँ पे बनाने का नहीं हुआ। सेपरेट इलेक्शंस फॉर हिंदू, अभी यहाँ पे जो कॉमन इलेक्शन है इसको और बढ़ा दिया गया है। हिंदुओं के लिए अलग से इलेक्शन, मुस्लिमों के लिए अलग से, उनकी रिप्रेजेंटेशन अलग, सिख के लिए, क्रिश्चियन के लिए, एंग्लो इंडियंस के, यूरोपियन के लिए, सबसे बड़े वुमेन के लिए अलग से यहाँ पे इलेक्टोरल बना दिया गया। वुमेन्स को सिर्फ वुमेन्स ही वोट जहाँ पे डालेंगी। ड्यू टू द एक्सेसिव पावर्स द गवर्नर जनरल बिकम आर्बिट्री, और बहुत ज़्यादा पावर्स देने के कारण गवर्नर जनरल यहाँ पे क्या बन गया? निरंकुश जो है यहाँ पे हो गया। प्रोविजन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़, एक्चुअली माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे एक्ट बनाया गया था, लेकिन ये जो है ब्रिटिश एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही यहाँ पे जो है बनाया गया था। इस तरीके से आप अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 देखें तो यहाँ पे सुधार तो किए गए। बाइकैमरल सिस्टम जो था और डायरेक्टरी सिस्टम था, अब सेंट्रल लेवल पे लाया गया। वुमेन्स को यहाँ पे पार्टिसिपेशन दी गई, लेकिन स्टिल जो है कॉमन इलेक्शन को और बढ़ाया गया यहाँ पे। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देने के लिए यहाँ पे फेडरेशन का सिस्टम भी बनाया गया, फेडरेशन को लेकिन किसी प्रोविंशियल स्टेट ने ज्वाइन नहीं किया। तो इस तरीके से आप जो है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को इवेल्युएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।